दोस्तों नमस्कार। इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। चाहता हूं कि डेली अपलोड करूं लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन अब पूरी कोशिश करूंगा कि सब दिन अपलोड हो जाए, कम से कम एक सेशन, जिससे कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा आईआर साइंस टेक के जो पार्ट है वो हम करवा लेंगे यहाँ से। जो पहला आर्टिकल है हमारा 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है प्लस एडीएमएम प्लस है। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है ये एडीएम प्लस। ये जो है आसियान के जितने भी सदस्य देश है और उनके जो 8 भागीदार देश है उनके बीच रक्षा और सुरक्षा को लेकर एक सहयोग है। ठीक है, यही याद रखना है। सीधे यही पूछा जा सकता है कि एडीएमएम प्लस का संबंध किससे है, तो हमें याद रखना है कि आसियान से इसका संबंध है और रक्षा और सुरक्षा सहयोग से संबंध है। इसमें 10 देश है दोस्तों, और इस तरह के जो पहला इसका बैठक हुआ था वो 2010 में हुआ था हनोई में, वियतनाम में हनोई है। भारत इसका भागीदार देश है जो 1992 में बना था। आसियान के 10 देशों में कौन कौन है? ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ये आपको मोटे तौर पर याद रखना है। संवाद भागीदार देशों में कौन कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये आपको याद रखना है। एक यूएन क्लॉज के बारे में जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समुद्रों और महासागरों के लिए कानूनी रूपरेखा तय करता है। ये आपको याद रखना है कि इसका संबंध इन चीज़ों से है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन क्लॉज को अपनाया था, जबकि ये 1994 में लागू हुआ था। भारत इसमें 1995 में शामिल हुआ था। ये क्या, तो यूएन क्लॉज के बारे में आपको ये सारा चीज़ याद रखना है। एडीएमएम प्लस है, इनके साथ जो ईडब्ल्यूजी है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके जिसमें समुद्री सुरक्षा है, सैन्य चिकित्सा है, साइबर सुरक्षा है, शांति स्थापना की गतिविधि है, आतंकवाद विरोधी प्रयास है, मानव को बारूदी सुरंग से बचाने की कार्रवाई है, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR। एक चीज़ और आपको याद रखना है क्योंकि इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है दोनों। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद रखना है। एक चीज़ और है दोस्तों कि करंट अफेयर के ना आप लोग MCQ भी सॉल्व किया कीजिए। जहाँ से भी आपको MCQ मिलता है उसको सॉल्व किया कीजिए। मैं अभी क्रॉनिकल और PD का कंपाइलेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसे ऐसे MCQ प्रश्न दिए हुए करंट अफेयर के, मुझे लगता है कि वहाँ से सीधे क्वेश्चन आने वाले समय में प्रीलिम्स में देखे जाएंगे। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो उसको रिकॉर्ड करके डाला जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ना दिल्ली में हुआ है। आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न बनेंगे। ये भारत में हुआ है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलियाई की तरफ से उनके उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस तथा विदेश मामलों के मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए थे। तो ये नाम आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। आप ना BPSC पिछले कई वर्षों से 1-2 नाम इस तरह से पूछते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है दोस्तों। 2+2 जो वार्ता होता है वो दो देशों के बीच में विदेश तथा रक्षा मंत्रियों या उनके सचिवों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होती है, जिनमें रक्षा मामलों के प्रतिनिधि और देश मामलों के प्रति आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और जो भी इशू होते हैं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और भारत और लगभग 5 देशों के बीच ना इस तरह के वार्ता भारत के साथ होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, USA हो गए, जापान है, ब्रिटेन है और रसिया है। इसके साथ साथ ही कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो एक है भारत और ऑस्ट्रेलिया के ने हाइड्रोग्राफी सहयोग पर भी बात किया है। साथ ही साथ हवा से हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था पर वो लोग बातचीत कर रहे हैं। सूचना के आदान प्रदान पर बात कर रहे हैं, समुद्री डोमेन से रिलेटेड है। उसके साथ साथ ही सुरक्षा चैलेंज से निपटने के लिए दोनों देशों के AI पर पनडुब्बी संबंधी, ड्रोन संबंधी, साइबर इत्यादि संबंधित चीज़ों पे वार्ता हो रही है। जो ये हाइड्रोग्राफी सहयोग है ना दोस्तों, ये हाइड्रोग्राफी का संबंध मूल रूप से क्या होता है? एक तरह से ना हाइड्रोग्राफी इज द साइंस दैट मेजर एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ द नेविगेबल पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कोस्टल एरिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में मालाबार अभ्यास हुआ था। इसमें भारत, जापान और अमेरिका शामिल होते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में एक और आयुष्मान सेबर अभ्यास में भारत भी शामिल हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह आयोजित किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इस तरह अगर कंप्लीट पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो होता क्या है इससे, जैसे कि हम लोग रिपोर्ट इंडेक्स याद करते हैं, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, कोई रैंकिंग है अलग से, उस तरह की चीज़ों आपको ना इस तरह से कम पढ़ेंगे तो उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा हमारा टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा और उस टाइम को आप दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन। ये कौन सा सम्मेलन था? 33 सम्मेलन था और ये नई दिल्ली में हुआ। 34वां एक तरह से कह सकते हैं। ये इंडोनेशिया में होगा, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये अभी भारत में हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा और डेयरी विभाग द्वारा इसका किया गया है। इसमें भारत सहित 36 सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। तो भारत सहित 36 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा इंडोनेशिया में, ये आपको याद रखना है। भारत को जो ये मेजबानी का अधिकार दिया गया था, ये 2023 में पेरिस में WOAH के प्रतिनिधियों की एक विश्व सभा के 19वें आम सत्र के दौरान इसको ये दिया गया था। इसमें वैश्विक एवं क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने बर्ड फ्लू, एविएशन इन्फ्लुएंजा, रेबीज, MFD, ASF, LSDD जैसे बहुत सारे जो पशु डिजीज है उससे संबंधित इस पर विचार विमर्श किया गया था। तो यही चीज़ें आपको दोस्तों याद रखना है। WOH के बारे में जान लेते हैं। पेरिस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई है 1924 में हुई थी और जिन उद्देश्य थे वो देख लेते हैं। वैश्विक पशु रोगों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना, उसका प्रसारित करना। तो ये इनके कुछ उद्देश्य हैं जो आपको सीधे तो नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसके जिस तरह का स्टेटमेंट वाइज दिया जाता है पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य में शामिल है। तो आपको मोटे तौर पर ये चीज़ें याद रखना है। एक बार पॉज करके रीड। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक। ये कहाँ पे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ है। इसके जो थीम है सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना, ये आप याद रखिएगा, थीम पूछा जाता है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई थी। बैठक में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, चिली, पेरू, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, हांगकांग के नेताओं ने हिस्सा लिया था। और इसमें जो सबसे मूल चीज़ जो आपको याद रखना है दोस्तों वो है गोल्डन गेट घोषणा पत्र। सीधे ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन गेट घोषणा पत्र का संबंध किससे है तो आपको बताना है एपेक से संबंधित। सचिवालय कहाँ है? सिंगापुर में है। और ये एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसको 1989 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पे बात की गई थी दोस्तों। जो एपेक आर्थिक नेताओं के समूह का अगला जो शिखर सम्मेलन होगा 2024 में पेरू में, और जो पिछला हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जिस पे चर्चा की गई थी वो है ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए पॉज करके। एपेक नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा पर एपेक एक्शन एजेंडा का भी समर्थन किया है, ये थोड़ा सा याद रखिए आप लोग। एजेंडे में जलवायु संकट को संबोधित करने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने के लिए ठोस कार्यों एवं लक्ष्यों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मूल रूप से आपको इसमें एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके कहाँ पे हुए हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है भारत एवं अमेरिका के मध्य स्टार्टअप एवं नवाचार सहयोग समझौता। ठीक है कि हाल में भारत और किन देशों के बीच स्टार्टअप एवं नवाचार समझौता पर साइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। दोनों देशों के मध्य इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना इसका मेन सब्जेक्ट रहा है। इसके साथ साथ ही आप एक चीज़ और याद रखिए, ये जो MOU है इस पर डिकोडिंग द इनोवेशन हैंडशेक US इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप नामक विषय पर ये आयोजित किया गया था। ये आयोजन जो है USA इंडिया बिजनेस काउंसिल और भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको CII द्वारा भी कहते हैं इसके द्वारा किया गया था। और इसके कुछ निम्नलिखित उद्देश्य हैं, ये आप देख लीजिए। दोनों पक्षों के गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट करना, सहयोग के लिए विशिष्ट नियामक बाधाओं को दूर करना, स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए जानकारी एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना तथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में नवोन्मेषण और रोजगार वृद्धि करना है। कुल मिलाकर यही सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। लेकिन सबसे मूल चीज़ जो है ये समझौता आपको याद रखना है किन दो देशों के बीच हुआ। एक चीज़ और देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है कि इनोवेशन हैंड्स टर्म दे देगा किसके साथ, तो अमेरिका और भारत, ये आपको याद रखना है। भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद जो है एक सरकारी उपक्रम है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों क्षेत्र की नियमित बैठक होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इसका पहला
कब हुआ था? 2023 में ही हुआ था, जनवरी में। और दूसरा हुआ आपका 17 नवंबर 2023 को। याद रखिएगा, 17 नवंबर 2024 को क्या है? बीपीएससी प्रीलिम्स। और समय बहुत कम है, आपको लग जाना है काफी मजबूती के साथ। भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसी उद्घाटन के दौरान दक्षिण नामक एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र शुरू की गई थी। आपको ये याद रखना है। सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों कि दक्षिण का संबंध किससे है, और 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको एक लाइन याद रखना है, इसका संबंध ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन से है। या अगर नाम दे दिया जाए तो उद्घाटन के लिए कौन शामिल थे आपको पता है। सम्मेलन का उद्घाटन जो एक थीम के साथ किया गया था वो था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जो इसका समापन हुआ था तो उसमें जो इसका थीम था, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। ये आपको याद रखना है, समापन शब्द का भी और शुरू वाला। ये जो सम्मेलन है G20 अध्यक्षता के दौरान ही कंडक्ट किया गया था भारत के द्वारा। इसमें लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश, अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक आइलैंड से करीब लगभग 130 देशों ने इसमें भाग लिया। एक चीज और जान लीजिए, जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात होती है, ग्लोबल साउथ में एक तरह से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देश आते हैं। वहीं अगर ग्लोबल नॉर्थ की बात करें तो उसमें विकसित देश जो भी है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड आते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, बाद बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। इस आर्टिकल में हमें याद रखना है, बांग्लादेश में भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का जो उद्घाटन है अभी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शेख हसीना के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें 3 परियोजना की बात की गई है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ये परियोजना का नाम दे देगा और उसको मिलाने के लिए दे देगा। हाल में कई सारे प्रश्न ऐसे बने हैं कि श्रीलंका में काफ़ी सारे योजना भारत के है, भूटान में है, उसके बाद म्यांमार में है, तो इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है। आपका अफगानिस्तान का कोई योजना दे देगा तो आपको ये याद रखना है, अखोड़ा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक रेल लिंक है, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 का स्थापना किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये डिटो याद रखना है, यही पूछा जा सकता है। ये दे देगा, एक तरफ ये दे देगा मिला नाम और दूसरे देशों के नाम दे देगा या मिलाने के लिए दे देगा, या एक साथ ही तीनों नाम दे दिया जा सकता है और कह देगा ये किन देशों के साथ भारत का परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है। उसके डिटेल्स दिए हुए हैं इसमें, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं जिस तरह के प्रश्न, उसके दृष्टिकोण से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भूटान नरेश की भारत यात्रा हुई है, उनके जो नरेश है, राजा है, उनका क्या नाम है? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक, यही याद रखना है, में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ 9 देशों के बीच कुछ समझौते हुए हैं, उन पे बात करते हैं। और साथ ही साथ इसमें भी कुछ परियोजनाएं हैं भारत के सहयोग से भूटान में डेवलप किया जा रहा है, उसको भी हमें देखना है, उसका नाम याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है। एक चीज़ और देखिए, भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर सहमत हुए हैं, चर्चा की गई है। भूटान में गलेपू तथा असम में कोकराझार के बीच 58 किलोमीटर सीमा पार रेल लिंक का विकास किया गया। अभी हमने देखा था बांग्लादेश के साथ भी रेल लिंक परियोजना, और इसमें भी है। एक चीज़ और याद रखिए आप, गलेपू एक शहर भी बसाया जा रहा है भूटान में, ठीक है, जो काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भारत भी सहयोग कर रहा है। तो गलेपू पूछा सकता है, गलेपू प्रोजेक्ट किसका है? तो आपको भूटान याद रखना है। वस्तु व्यापार को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक विस्तारित करने की अनुमति देकर व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए हैं दोनों देश। उसके बाद कुछ इसके जो परियोजनाएं हैं वो देख लीजिए। भारत में असम और भूटान के दक्षिणी पूर्वी जिले के मध्य दरंगा समद्रुप जोंगखार सीमा को एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट के रूप में नामित करने पर सहमति दर्ज की गई है। तो ये जो एक क्षेत्र है दरंगा समद्रुप जोंगार सीमा, ये कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, और ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये सब नाम सीधे पूछा जा सकता है लोकेशन में। इसी तरह दोस्त लोकेशन दे दिया जाता है और हमें लगता है ये कहाँ से पूछ दिया गया है, लेकिन यही संदर्भ होता है। जो हम जिन चीज़ों को घटनाक्रम के रूप में पढ़ते हैं दूसरे संदर्भों में, उसी में जो चीज़ें लोकेशन में आ जाता है वही ज्योग्राफी के लिए लोकेशन बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आया। इसलिए लोकेशन को भी कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आईआर के साथ साथ ही आपका ये सभी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। आप पिछले PYQ अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई वो बाहर से नहीं होता है। जैसे अभी यूक्रेन है, रसिया है, इधर गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सारी चीज़ें इसमें जो भी है, जहाँ जहाँ मूल चीज़ें हैं, जहाँ पे घटनाएं होती है, उसी का एक पॉइंट निकाल के दे देगा। पिछले वीडियो सब में मैंने चर्चा किया भी था आईआर वाले सेक्शन में, और
मैपिंग वाले में भी उसको आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोनों देशों के द्वारा 1020 मेगावाट नाथ सांगछू दूसरा जो है ये जल विद्युत परियोजना है, और ये कहाँ पे है, भूटान में है, और किस नदी पर है ये याद रखिएगा, इसी नदी पे है, पुनात सांगछू नदी है, इसी नदी पे ये परियोजना है और भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने अभी और भी कई सारे परियोजना वहाँ पे बनाए हैं भूटान के साथ मिलकर, जिसमें कि आपका चूखा जल विद्युत परियोजना है, कुरीचू जल विद्युत परियोजना है, ताला जल विद्युत परियोजना है। ये याद रखना, अभी हम लोग 3 प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ पढ़े थे और ये 3 इसमें भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी इसी तरह। कहा गया कि भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध जो है 1968 में ही थिम्पू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ स्थापित हुई थी, आपको याद रखना है। अगर भूटान और इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखें तो इसमें चार राज्य की सीमाएं से मिलता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसको सबको आपको याद रखना। एक और आर्टिकल है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर अच्छे से देखना चाहिए, मे भी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में युद्ध विराम के लिए एक मानवीय विराम का प्रस्ताव पारित किया गया और ये प्रस्ताव माल्टा की तरफ से लाया गया था। माल्टा कहाँ पे है? माल्टा जो है मेडिटेरियन सी में स्थित है और ये 3 जो बड़े-बड़े द्वीप हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। गोजो, ये रहा, कोमिनो और माल्टा, इन तीनों से मिलकर ये बना है और संयुक्त रूप से इसको माल्टा गणराज्य के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना। ये जो प्रस्ताव है दोस्तों, इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इस मतदान से दूर रहा है। इसमें 15 सदस्य वाली ये जो यूएनएससी है, इस प्रस्ताव पर 12-0 के वोट से पारित किया गया था, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इस मतदान से दूर रहे थे। यूएनएससी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इन जनरल अवेयरनेस के लिए याद रहना चाहिए। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग है, महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये है। इसमें जो 5 स्थायी सदस्य है वो चीन है, फ्रांस है, रूसी संघ है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके जो 15 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, ये आपको पता है। तो इनमें कंक्लूजन ये है कि सीधे पूछा जा सकता है, जो मानवीय विराम के लिए जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया था? तो माल्टा द्वारा लाया गया था। और माल्टा कहाँ पे है ये हमने देख लिया। तो प्रश्न ये बन सकता है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा, SOFA रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? FAO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। बस ये रिपोर्ट ही आपको याद रखना है। इसमें कहा गया था कि हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज पर भारी प्रचंड लागतें आरोपित करती। इस विश्लेषण में 154 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें अति प्रसंस्कृत आहार पैटर्न के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण किया गया है, जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उत्सर्जन और भूमि उपयोग से संबंधित पर्यावरणीय लागतें, आहार प्रतिरूप से संबंधित स्वास्थ्य लागतें, अल्प पोषण, कृषि खाद्य श्रमिकों के मध्य गरीबी से संबंधित सामाजिक लागतें, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद रखें। यहाँ एक कुछ जो संधि है उसके बारे में दी गई है, आप थोड़ा देख लीजिए। उत्तरी अटलांटिक संधि 1949 में, वार्सा संधि 1955 में, बर्लिन पर 4 शक्ति समझौते 1971, हेलसिंकी समझौता 1975 तथा इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि पर 1987, ये सारी चीज़ शामिल है। ये थोड़ा याद रखिए, तो आपको ये पूछा जा सकता है पेयर वाले सेक्शन में या और दूसरी तरह। अगला आर्टिकल हमारा है, भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र आयोजन किया गया है, ये देख लेते हैं। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है दोस्त, ये एक रेगुलर मीटिंग है ट्रेड को लेकर। इस सत्र में 2-3 बातों को केंद्र में रखा गया है, जिसमें कि जो लोकल करेंसी हमारी है, हमारे भारत की, उसमें व्यापार करने की बात की गई है। उसके बाद UPI के विस्तार की बात की गई है। भारत इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इसके साथ साथ ही कुछ चीज़ों पे और बात की गई है ट्रेड को लेकर, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, डिजिटल भुगतान तथा रुपया मूल्य शामिल है। ये इन्हीं चीज़ों को लेकर बात की गई है। साथ ही साथ जो UPI पेमेंट है दोस्त, वो भारत का ना कई देशों के साथ अब हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देशों की सूची है, जिनमें आप देखते हैं भूटान, संयुक्त राज्य अमीरात, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम। कब कब हुआ ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा वो ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देशों की सूची, कभी कभी ये पूछा जा सकता है। जो UPI वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है, भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक हुई है। ये इसमें देखते हैं 2-3 चीज़ है। दिल्ली में हुआ है, विदेश मंत्री जयशंकर ने
अपने मलेशियाई समकक्ष जाम्बरी अब्दुल कादिर के साथ भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की छठी बैठक की मेजबानी की है। और इसके पहले भी ये हुआ था 2011 में, बहुत लंबे अरसे के बाद, 12 साल के अंतराल के बाद ये हुआ है। और जो लास्ट वाला हुआ था वो कुआलालंपुर में हुआ था। दोनों देशों के मध्य कुछ मुद्दों पे हुआ है बात, जिसमें डिजिटल, फिनटेक, सेमीकंडक्टर जैसे सहयोग की बात की गई है। साथ ही साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत के प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इनमें दोस्त यही एक पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। एक हमारा आर्टिकल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हिंसा से जो विस्थापन हुआ है लोगों को, ये काफ़ी भयावह स्थिति वहाँ पे हो गया है दोस्त। काफ़ी लंबे समय से वहाँ इस तरह की हिंसाएँ हो रही है जो आप, और इसमें एक चीज़ इसमें जानना इम्पोर्टेंट है। आप पीवाईक्यू बनाए होंगे तो देखे होंगे, उसमें ना कई बार जो विभिन्न देशों के अलगाववादी ग्रुप है उनके बारे में पूछा गया है कि नाम देकर, और उसके बाद बगल में देश का नाम दे दिया जाता है। जैसे इसमें जो दिया गया है वहाँ पे जो डीआरसी है, उसके उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में विद्रोही समूह मूवमेंट डू 23 मार्च है, ये वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ पे है। उसके साथ साथ ही इसके अलावा उत्तरी किवू, दक्षिणी किवू, इतूरी और टंगानिका के पूर्वी प्रांतों में 120 से अधिक आतंकवादी समूह सक्रिय है। यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यही केवल चीज़ें हैं। एक तो ये नाम है, M23 के बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो है ना, ये इतूरी, टंगानिका, ये जो क्षेत्र है ना, ये आपको पूछ देगा कि ये कहाँ पर है। तो ये दो तीन चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पॉज करके देख लेंगे। और थोड़ा सा उसके साथ साथ देखिए कि रवांडा में ये सारा कौन है, तुत्सी है, हुतू है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो तीन चार चीज़ें यहाँ पे हो गया जो मूल रूप से ये सक्रिय है। दोस्तों तो इस सेशन में इतना ही है, हमने इसमें नवंबर का डिस्कस किया है आईआर को। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मंथ के हमने डिस्कस किया है। और आगे कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करवा लिया जाए आईआर को, और उसके बाद फिर साइंस टेक शुरू होगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद आप सब।